करने की। तो एनसीईआरटीज़ को क्या लगातार एनसीईआरटीज़ को पढ़ते रहना चाहिए या फिर एक बार बेसिक पढ़ने के बाद में उसको क्लियर करने के बाद में बेसिक को सीखे होंगे? हाँ, अब तो सेल्फ स्टडी चलती है उसके बाद एक बार हो जाने के बाद। हाँ, सेल्फ स्टडी। अच्छा, सेल्फ स्टडी आप किस नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आए। इसी सिलसिले में हमारे सामने है राहुल सर, जिनका काफ़ी बेहतरीन इंटरव्यू हुआ है और उसी प्रकार से इन्होंने भी चैनल के लिए काफ़ी अच्छा इंटरव्यू और गाइडेंस आप सभी लोग के लिए बताया भी है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत कीमती समय हम लोग के चैनल के लिए दिया है। थैंक सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। यू। मैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले का निवासी हूँ। जी। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा जवाहर विद्यालय हाथरस से कंप्लीट किया। हम्म। उसके पश्चात आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किया है मैंने, पोस्टल इंजीनियर नेवल आर्किटेक्चर। ओके सर, ये आपका इंटरव्यू कौन सा है और मीडियम क्या है? इंटरव्यू मेरा पहला है। अच्छा, और मीडियम? मेंस का मीडियम मेरा इंग्लिश है और इंटरव्यू का हिंदी। अच्छा, हिंदी मतलब इंटरव्यू आपने हिंदी मीडियम में दिया है। ओके। तो सर जैसे आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाते हैं, किस तरह का सवाल, मतलब किस तरह के सवाल से आपकी शुरुआत होती है? डाफ्ट बेस था। हम्म। उसमें मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ पहला सवाल क्या था, जी। बट उन्होंने मेरे कोई बात नहीं, जो आपके दिमाग में आ रहा है रिकॉल कर पा रहे हैं जो। हॉबी से रिलेटेड पूछा। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? बांसुरी बजाना। अच्छा, बांसुरी बजाना। तो क्या किसी से बांसुरी वादक का नाम वगैरह रहा होगा कुछ? बांसुरी वादक का नहीं, उन्होंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पूछे थे अच्छा कि अच्छा। क्या टेक्निकलिटी होती है बांसुरी में, कैसे बजती है, किस टाइप का ओके। इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा अच्छा। इस सब के अलावा और कुछ रैंडम कोई सवाल या फिर कोई सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल, कोई ऑप्शनल से सवाल? ऑप्शनल मेरा काफ़ी बेस्ट रहा था। अच्छा। ज़्यादातर मेंबर ने ऑप्शनल ज्योग्राफी था और हम्म। मेरा क्वेश्चन इंजीनियरिंग रहा है, हम्म। तो दोनों चीज़ें एक ही साथ मर्ज हो जाती हैं, इसलिए उन्होंने सवाल वहाँ से ज़्यादा पूछे। अच्छा तो अच्छा। रिवर्स पे रहा था और सी केबल पे रहा है सवाल मेरा, हम्म। और आरटीआई पे एक अलग अनएक्सपेक्टेड सवाल था। ओके सर, आपने कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी वगैरह की? मैंने कोचिंग की। कोचिंग ली। अच्छा, कब ली थी कोचिंग, मतलब कितने साल? अब तो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। हाँ, अब तो सेल्फ स्टडी चलती है उसके बाद एक बार हो जाने के बाद। हाँ, सेल्फ स्टडी। अच्छा, सेल्फ स्टडी आप किस तरह से करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से आपने आपका जो बेनिफिशियल क्या क्या चीज़ें रही, यूट्यूब वगैरह भी आपने उस सब से भी देखा होगा, स्ट्रेटजी वगैरह उन सब से समझी होंगी, ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह भी होंगे, क्या कहेंगे इन सब के बारे में? हाँ, ऑनलाइन रिसोर्सेज न्यूज़पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप इस होली को अपनी तैयारी को शानदार और धमाकेदार बनाने के लिए यूपीपीएससी वाला व पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के साथ अपनी तैयारी को कर सकते हैं बेहतरीन। आपको बता दें, यूपीपीएससी 2025 और 2026 और 71वीं बीपीएससी का नया बैचेस पे आप सभी लोगों को मिल रहा है 80%, 83% तक का धमाकेदार डिस्काउंट। आपको बता दें, इन बैचेस पे आपको प्राप्त होगा लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ। हमारी तरफ से भी आप सभी लोग के लिए विशेष ऑफर। इस मौके का लाभ आप सभी लोग जरूर उठा लीजिए, क्योंकि पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला की तरफ से इसमें काफी बेहतरीन डिस्काउंट के साथ में आप सभी लोग को ये कोर्सेज प्राप्त हो रहे हैं और काफी लोग यहाँ पे जुड़ भी रहे हैं। और हमारा कूपन कोड यूडीएन 500 जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दे रहे हैं, उसको आप यदि आप लोग यूज करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। दोस्तों, आपको बता दें, यूपीपीएससी के जो बैचेस हैं इनके इस प्रकार हैं। सर्व सक्षम 2.0 यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश फाउंडेशन बैच जो कि है 4,499 में। सर्वप्रथम यूपीपीएससी 2025 हिंदी फाउंडेशन बैच जो कि है 4,499 में। यूपीपीएससी सक्षम 2026 इंग्लिश फाउंडेशन बैच हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में, जबकि 4,499 में। यूपीपीएससी प्रथम 2026 फाउंडेशन बैच हिंदी में है जो कि 4,499 में। बीपीएससी के इनके जो बैचेस हैं आपको बता दें, सर्व सक्षम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश 4,499 में। सर्वप्रथम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी बैच जो कि है 4,499 में। सफलता 2.0 17वीं बीपीएससी मेंस बैच है जो कि 699 में। 17वीं बीपीएससी मुख्य बैच हिंदी है जो कि 2,499 में। वार्षिकी ईयरली करंट अफेयर प्रोग्राम बैच बाइलिंगुअल है फॉर 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए 899 में। तो काफी बेहतरीन कोर्सेस हैं, अपने हाथ से इस साल का ये मौका जाने ना दें। हमारा कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और कोर्स लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी विजिट करें। धन्यवाद। और यूट्यूब पे कुछ चैनल भी है, अगर कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ देख सकते हैं, काफ़ी चैनल अवेलेबल है। और साथ में सबसे मेन चीज़ है कि अपने नोट्स प्रिपेयर करना, ताकि जब मेंस हो या कुछ भी हो तो उस टाइम पे कुछ टाइम में आप रिवाइज कर सको। स्ट्रेटजी वगैरह भी यूट्यूब से हम जैसे कर रहे हैं वो सब देखते होंगे, वो सब चीज़ें हाँ, वो देखते रहते हैं। फायदा मिलता है उस सबसे? टॉपर्स से कुछ देखने से उनका हाँ, आइडिया लगता है कि आइडिया क्या लगता है चीज़ ना। हमारी कमी है और हाँ। क्या बेनिफिट हम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेटजी से अलग मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा आपके थ्रू ही, क्योंकि हम लोग जो कवर करते हैं और बहुत सारे लोग
आप बहुत सारे बेनिफिट लेते हैं इस सब चीज़ों का, क्योंकि हमारा ऐसा पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं होता है, लेकिन उस सबसे बेनिफिट लेकर के लोग ऐसे होते हैं जो कि भाई बेनिफिट तो ले लेते हैं, मान लो अब हमारा जो चैनल वगैरह है, लेकिन अपनी वो चीज़ें बताना नहीं चाहते दूसरे को। सामने वाला जो बच्चा जो यहाँ देख रहा है, बहुत सारे इंटरव्यूज जो दे रहे होंगे वो भी देख रहे होंगे, तो मतलब बेनिफिट तो ले लेते हैं, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटजी वगैरह उन बच्चों को, दूर दराज के बच्चों को जो देखते हैं, स्टूडेंट जो देखते हैं, उनको बताना नहीं चाहते। क्या ये सही है उनका? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं आप जैसे जो एक्चुअली में बता पाते हैं, क्योंकि इससे ये होता है सर, जब बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा होता है तो उसको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर चाहिए होता है, लेकिन एक दूर दराज के गांव में बैठ करके उसके पास में आसपास कुछ नहीं होता है एक फोन के अलावा, उनको यही उनका रिसोर्सेज होता है एक्चुअली में, और यहीं से वो समझ पाते हैं कि नहीं वहां पर दिल्ली में ये चल रहा है, ये इंटरव्यू में ये पूछा जा रहा है। लेकिन जब यहाँ आकर के वो बच्चे जब जो देखते हैं, इंटरव्यू जो देते हैं, यहाँ इस सब से बेनिफिट ले लेते हैं यूट्यूब से, और लेकिन जब उनका यहाँ आकर के जब हमसे पूछते हैं तो क्लियरली मतलब इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि जैसे कि क्या ही बताऊं मैं। ये बहुत मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है इन सब, क्योंकि आप बेनिफिट ले रहे हैं और आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो आकर के सामने आकर के बोलते हैं इन सब चीज़ों को। नहीं, मुझे लगता है कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग हाँ। इस वजह से शायद नहीं बताते हो क्योंकि उनकी प्रिपरेशन बहुत बड़ी होती है। सडनली अगर वो पूरी स्ट्रेटजी खोल देंगे तो हो सकता है नया जो बच्चा आ रहा है वो डर जाए, तो इसलिए वो शायद इस वे में शायद ना बताते हो। नहीं फिर भी चलिए ठीक है, सबका अपना अपना मानना होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि भाई अब मान लो मैं समाज के रिसोर्सेज का मैं फायदा ले रहा हूँ, तो मुझे समाज को देना चाहिए। क्या कहते हो? ये सबका मतलब है ना? कर्तव्य बनता है कि समाज हाँ। को सब दें। देना वही और क्योंकि हमारी आप इथिक्स पढ़ के आते हैं, हमने भी इथिक्स पढ़ा है, चीज़ों को अच्छे से देखा है, और हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी भी बनती है। इथिक्स भी यही कहती है कि आप समाज से IITs वगैरह होते हैं, IIM वगैरह होते हैं, उन सब चीज़ों में नहीं क्या कहते हो? सिविल सर्विसेज का रोल हाँ, ही यही है यही कि होता सिविल है। सर्विस में जाए कि इसलिए हाँ। रहे ताकि जो हमने लिया है, जो हमने एग्जैक्टली किया है, एग्जैक्टली उसको जी हम बिल्कुल। रिटर्न कर सके। ओके सर, ये तो थोड़ा सा पर्सनल सी चीज़ें हो गई। अब मैं थोड़ा सा आपकी स्ट्रेटजी पर आऊँगा। क्या स्ट्रेटजी रही आपकी प्रीलिम्स की, ताकि आप बच्चे जो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा पता लगे कि हाँ भाई अगर ऐसे करेंगे, सर ने ऐसे किया है तो हम लोग क्रैक कर सकते हैं और हम भी अपना जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। बेसिकली अपनी जो NCERT है या स्टैंडर्ड बुक है उसको एक बार ढंग से रिवाइज करना है। 2-3 बार 3 बार जितना हो सके रिवाइज करें, उनको जी। शॉर्ट नोट बना के रखें जी। और क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा। प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा यही है, और मेंस में भी मैं कहूँगा जितना प्रैक्टिस हो वो ज़्यादा बेटर। ओके सर, PYQs वगैरह कितने बेनिफिट रहते हैं, कितने बेनिफिशियल रहते हैं, और PYQs को कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। PYQ मेन काम है उनका कि हमको आइडिया लगाना कि पेपर किस तरह से पैटर्न चल रहा है, और दूसरा कॉन्फिडेंस भी उनसे बिल्डअप होता है। अगर हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं यूपीएससी क्या पूछ रही है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है जिसके कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में हम कॉन्फिडेंस में 2-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सही कर सकते हैं। अच्छा ओके सर, एंड मैं आऊँगा सर थोड़ा सा मॉक टेस्ट के बारे में और जानना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट वगैरह अगर देने चाहिए तो कितने देने चाहिए, किस तरह से उसका फ़ायदा लिया जा सकता है। ये सबका पर्सनल है। अगर मॉक टेस्ट की बोली जाए तो कुछ लोग 30-40 भी देते हैं, कुछ लोग 5-10 भी देते हैं। वो पर्सनली किस तरह से गेन कर पा रहे हैं उन पर डिपेंड करता है। सर आपने जब बेसिक पढ़ा होगा, बेसिक चीज़ों को, बेसिक किताब वगैरह पढ़ी होंगी, तो NCERTs उसमें मुझे लगता है सबसे पहले नंबर प्रेफरेंस आता है बेसिक क्लियर करने के लिए। तो NCERTs को क्या लगातार NCERTs को पढ़ते रहना चाहिए, या फिर एक बार बेसिक पढ़ने के बाद में उसको क्लियर करने के बाद में बेसिक को स्टैंडर्ड बुक्स पर आ जाना चाहिए, या उसको एक रामबाण की तरह, गीता की तरह NCERTs को रिवीजन करते रहना चाहिए? NCERT जरूरी है पर सफिशिएंट नहीं है। NCERT आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्रैक्स है उसको निकाल के एक बार रखना पड़ेगा, साथ में स्टैंडर्ड बुक दोनों साथ में चलाएं। और वैल्यू एडिशन के लिए क्या किया जाए, आपने क्या किया था? वैल्यू एडिशन स्टैंडर्ड बुक है, न्यूज़पेपर है। हाँ। न्यूज़पेपर अगर डेली पढ़ते हैं उससे जो एग्जाम्पल आ रहे हैं वो वैल्यू एड काफ़ी वैल्यू एडिशन। क्या करंट अफेयर का वेटेज पिछले कुछ सालों में, 1-2 सालों में कम हुआ है क्या स्टैटिक के कंपैरिजन? कम नहीं बोलेंगे क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन भी आता है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर बेस्ड ही रहता है, और प्लस करंट अफेयर के कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मतलब करंट अफेयर को बराबर लेकर के चलना होगा, और उसके लिए मैगजीन वगैरह पढ़नी चाहिए, या फिर न्यूज़पेपर से कवर करना चाहिए, या कुछ और तरीका है आपका? न्यूज़पेपर प्लस मैगजीन दोनों चल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि न्यूज़पेपर में हमको कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर नहीं मिलती, वही अगर कहीं मैगजीन मिल जाती है तो उनमें एक कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर मिल जाती है, पूरा डेटा मिल जाता है एक साथ में, तो वो टाइम सेविंग का काम करता है। सर आपने चूंकि हिंदी मीडियम में इंटरव्यू दिया है तो मुझे लगता है आप इस चीज़ को अच्छे से बता भी पाएंगे, हालांकि आपने इंग्लिश मीडियम में तैयारी करी है, लेकिन मैं थोड़ा सा सवाल पूछना चाहूँगा आपसे इस बारे में कि हिंदी वालों के लिए जो न्यूज़पेपर पढ़ने का जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर हैं, हिंदी में वैसे नहीं है, तो हिंदी वाले कहाँ से कवर करें? एडिटोरियल वगैरह पढ़ें या ना पढ़ें, या फिर किसी मैगजीन को कवर करें? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, और क्या उनको अपना जो है किस तरह से गाइड करेंगे? हम दैनिक जागरण और जनसत्ता के हिंदी के न्यूज़पेपर आते हैं, अच्छा जिनके एडिटोरियल मैंने पढ़े हैं, कुछ अच्छा अच्छे हैं लेवल के, हाँ। तो उनको पढ़ सकते हैं। बाकी मैगजीन तो सबकी आजकल ट्रांसलेट होकर हिंदी में आ रही है सारी। जी बिल्कुल। तो मतलब जो आप कह रहे हैं जनसत्ता और दैनिक जागरण, इनको पढ़ करके थोड़ा बहुत उससे नॉलेज गेन की जा सकती है एग्जाम लेवल पर?
एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अंडरस्टैंड डेवलप हो सकती है। एडिटोरियल इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बहुत बेहतर है। ओके सर, आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ा बात करूं तो क्या अप्रोच रहती है आपकी आंसर राइटिंग की? आंसर राइटिंग एक तो स्टार्टिंग में देखा गया है कि लोग आंसर राइटिंग करने से करते हैं, तो बेसिकली हमको ये सोचना नहीं चाहिए कि हम कैसा लिख रहे हैं आंसर। एक बार ओके। लिखेंगे, फिर खुद से उसको पढ़ेंगे, खुद से इम्प्रूवमेंट आता है, समझते हैं कि हाँ हमारे क्या हम गड़बड़ की है, क्या और एवेलुएशन होना चाहिए था। साथ में अगर किसी को लग रहा है कि मेरा अभी नहीं हो रहा तो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता है, तो वहाँ से कुछ वैल्यू एडिशन अगर मिलता है तो हेल्पफुल रहेगा। क्या डेली आंसर लिखना चाहिए या फिर अपने कंटेंट के हिसाब से या जो हम पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उस तरह से करना चाहिए आंसर राइटिंग? ये मैं कहूँगा पर्सनल चीज़ है, क्योंकि किसको किस हिसाब से सूट कर रही है, वो कुछ डेली हिसाब से भी कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसा है कि मेंस के टाइम ही लिखते हैं, तो पर्सनल। और आंसर राइटिंग में एक बढ़िया नंबर, क्योंकि ऑब्वियसली रैंक उसी से बनेगी आपकी मेन से ही, तो आंसर एक बढ़िया आंसर किस तरह लिखा जाएगा ताकि उसमें मतलब उसमें क्या पॉइंट फॉर्मेट में लिखना चाहिए, पैराग्राफ फॉर्मेट में, डायग्राम वगैरह डालने चाहिए, किस तरह से करना चाहिए उन सबको? आजकल ये है कि कंपटीशन का ज़माना है, आंसर जितना डाइवर्सिफाई हो, जितने वैल्यू एडिशन पॉइंट हो, वो ज़्यादा बेटर है। पॉइंट फॉर्म में लिखने का फ़ायदा ये होता है कि हम कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा बातें लिख सकते हैं। सर एक और चीज़ मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है कि जो एक बच्चा गांव में बैठा हुआ है, वो दिल्ली नहीं आ सकता, उसके पास में कोई कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो उसको मान लो उसने सोच लिया कि भाई मुझे तैयारी करनी है, सारा कुछ उसने डिसाइड कर लिया, सब कुछ उसकी क्लियर हो गया, लेकिन कहाँ कंफ्यूजन जो सबसे बड़ा उसका ये रहता है कि कहाँ से तैयारी की जाए। उसको ये नहीं पता शुरुआत कहाँ से करें, कि क्या PYQ उठाएं या सिलेबस का कोई किताब उठाएं या सिलेबस देखें, क्या करें वो? सबसे पहले तो सिलेबस ही है कि कम से कम एक आइडिया, ब्रॉड आइडिया लग जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हमको अगर छोटी छोटी चीज़ें समझनी है कि कौन सी चीज़ किस डेप्थ में जा रही है, तो PYQ हेल्प हो जाएगी। ओके। और बाकी मॉक टेस्ट है जो प्रैक्टिस के लिए है, और बाकी स्टैंडर्ड बुक तो पढ़नी है NCERT के साथ में। NCERT के साथ। ओके, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट के लिए? एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, जी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जी। और अगर कंटिन्यूस लगे रहते हैं तो हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करेंगे अब की बार आपका ये अटेम्प्ट फाइनल अटेम्प्ट हो थैंक और आपकी डिजायर्ड रैंक जो आप चाहते हैं वो रैंक मिले, और ऑब्वियसली बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ दोस्तों जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा व नंबर विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही वैसे टॉपर्स मोटिवेशन वीडियो भी आप लोगों को प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।